नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और स्वागत है। बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत। जी हां, बारिश ने इस तरफ हर जगह कहर मचाया हुआ है। कहीं पर बारिश जो है वो राहत देती हुई नजर आ रही है, तो कहीं जो बारिश आफत बनकर बरस रही है। तो आज उस पर बात करेंगे, जहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है। बिहार में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और रविवार की सुबह से अब तक ये जारी है। वहीं पूर्व उत्तर प्रदेश और मानसून सक्रिय है। शनिवार को भी कई जगह पर बारिश हुई और आज भी पूर्व यूपी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर दिल्ली एनसीआर की भी अगर बात करें तो वहां पर गर्मी से राहत मिलने वाली बताई जा रही है। अगले 2 घंटों में साउथ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश होने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और बीते 24 घंटों के बाद पूर्वांचल में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, तो वहीं भारी बारिश भी हुई है। पश्चिम यूपी में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ पूर्वी तो कहीं पर यूपी में भारी बारिश तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। तो आपको बताते चले कि कहां पर बारिश होगी और कैसी कहां पर तबाही मचने वाली है। तो मौसम विभाग की अगर माने तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दिल्ली, गाजियाबाद, हिंडन, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, खुर्जा, ननौरा, कासगंज के साथ ही एटा में अलग अलग स्थानों पर अगले 2 से 3 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के अनुमान है। वहीं बिहार में आज भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर बिहार के गंडक किनारे वाले इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है और उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में अत्यधिक बारिश की संभावना है और इसके अलावा दक्षिण पूर्व बिहार और उत्तर मध्य बिहार के जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीतामढ़ी की अगर बात करें तो हमारे साथ पर्यावरणविद सुशील जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बारिश जो है कहीं पर राहत बनकर बरस रही है तो कहीं पर आफत बनकर बरस रही है। अगर देखा जाए तो ये बारिश किस तरीके से तबाही मचाती हुई दिखाई दे रही है और पर्यावरण के लिए कितनी नुकसान करेगी? देखिए अंशुल जी, आपने जैसा कि अभी बताया कि भारत के अलग अलग जी, हेलो, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक सुशील जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ, तो जैसा अंशुल जी आपने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में अनियमित बारिश देखने को मिल रही है। इसका कारण हम और आप लोग ही हैं। हम लोगों ने अपने आसपास के प्राकृतिक ताने बाने को, अर्थात जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, उसको बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। उसके जो परिणाम स्वरूप हमें और आपको अनियमित बारिश अर्थात एकदम कम समय में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। इसे हम रेन प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं। बादल फटते हैं या फिर एकदम बाढ़ आ जाती है। मतलब पहले बारिश होती थी लेकिन धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन तक धीरे धीरे होती थी। उसके कारण ये बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन सोखती भी थी। लेकिन आज के दौर में ये देखने को मिल रहा है कि एकदम बारिश होती है या फिर दूसरा एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है कि कई ऐसी जगह जहां बहुत बारिश होती थी वहां कम बारिश देखने को मिल रही है या सूखा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से जो जिम्मेवारी है, हम जिम्मेदार हैं, इंसान ही जिम्मेदार है, औद्योगिक प्रदूषण जिम्मेवार है, आसपास का एम्बियंट जो एयर पॉल्यूशन है वो जिम्मेवार है। हम और आप लोगों ने जो भी अपनी आदतों को अपनाया है, जो डिफॉरेस्टेशन किया है, जंगल को खत्म किया है, वो जिम्मेवार हैं। कुल मिला के एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट कहते हैं इसको, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज कहते हैं। इंसानी जो गतिविधियों के कारण ही ये सब हमें और आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता वैभव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। वैभव, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी जो खबर यहाँ पर मिल रही है बारिश को लेकर, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की जो है वो चेतावनी वहां पर दी गई है, तो किस तरीके की अभी बारिश वहां पर देखी जा रही है और मौसम किस तरीके का है वहां पर? देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो उत्तर प्रदेश की खासकर अगर बात करते हैं तो मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी कर रखा है कि लगातार जिस तरह से भारी बारिश हो रही है
कहीं ना कहीं जो है अलीगढ़ तक जो है मौसम है वो आया है। लेकिन अलीगढ़ से पिछले अगर हम 3-4 घंटे की बात करें, जो मौसम विभाग की तरफ से जो नए अपडेट निकल के आया है वो अलीगढ़ तक यूपी में निकल के आया कि मौसम अभी तक वहां पे। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से गर्मी अभी अगर आज की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस की है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो है 2 से 3 दिनों में हल्की फुल्की जो बारिश है वो हो सकती है। लेकिन लगातार जिस तरह से मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें चाहे बिहार की बात करें, लगातार जिस तरह से भारी बारिश हो रही है कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है परेशानी हो रही है। लेकिन मौसम विभाग लगातार ये अलर्ट जारी कर रहा है और लगातार जो नए नए अपडेट निकल के आ रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन अगर आज सुबह की बात करें तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो रात को मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया था कि रात को जो है हैवी टू हैवी रेनफॉल होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब मौसम विभाग की तरफ से कब एडवाइजरी आती है कि उत्तराखंड और बिहार का क्या स्थिति है, पानी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बारिश हो रही है कि नहीं। वहीं अगर जब हवा की बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले बताई जा रही थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है अभी तक मौसम भवन की तरफ से ये कोई भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में जो है दिल्ली वासियों को राहत मिल सकती है। बिल्कुल। तो वैभव, लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो अभी हल्की बारिश की वहां पर संभावना है जो जताई जा रही है, तो वहां पर मौसम किस तरीके का होगा? क्या ऐसा माना जा सकता है कि इस बारिश से कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को तो राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, दिल्ली वासियों को राहत तो मिलेगी क्योंकि जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से मौसम विभाग ने बोला है तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। लेकिन हैवी टू हैवी रेनफॉल या हैवी रेनफॉल की जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, ये बोला गया है कि हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन अगर की बात करें तो दिल्ली में अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है। चलिए, सुशील जी, हम आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे थे, अगर बारिश की बात यहाँ पर की जा रही है तो हल्की बारिश की तो चलिए बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश या बिहार की या जिस तरीके से वहां पर आफत बारिश बनकर जो है वो बरस रही है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो किस तरीके से पर्यावरण को जब हम यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्या ये उसका नतीजा कहा जा सकता है? बिल्कुल उसी का नतीजा ही है। देखिए, हाँ, पहले बारिश ऐसा नहीं, पहले भी बारिश इसी प्रकार से होती थी, लेकिन बारिश को जो पानी इकट्ठा होता था वो हमारी छोटी छोटी बरसाती नदियों से होकर फिर बड़ी नदियों तक पहुंचता था और बड़ी नदियों से फिर समुद्र तक पहुंचता था। अब इन दिनों जो पिछले करीब 30 वर्षों की बात है कि इसमें हमने जल जंगल जमीन का बुरी तरह से दोहन कर दिया। मतलब हमने आसपास की जो बरसाती नदी थी जो उसको हमने कूड़े से भर दिया या वहां पर अतिक्रमण कर लिया। दूसरा, हमने जो हमारे अपने भाई बहनों ने जो कार्य किए हैं वो कार्य के रूप में ऐसा है कि वो आपने देखे होंगे तालाब खत्म कर दिए जहां पे गांव या आसपास का पानी इकट्ठा हो जाता था बारिश जैसे भारी बारिश की संभावना के बाद जो बारिश का पानी बरसता। इसके अलावा हम लोगों ने पूरे लगभग देश में कंक्रीट का जाल बिछा दिया, लंबी चौड़ी सड़कें चौड़ी चौड़ी बना दी। इसके बाद स्कूलों कॉलेजों में जो ग्राउंड होता था वहां पर हमने देखा होगा इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछा दी या कंक्रीट का एक पूरा मैदान बना दिया। मतलब पानी सोखने के लिए जगह ही नहीं बची है। हमने अपना दिल हल्का कर लिया है। हमने अपने भले के लिए सब जगह जल जंगल जमीन पर कब्जा कर लिया और उसके तहत और साथ में दूसरी तरफ हमने प्राकृतिक जो संसाधन है उनको पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। चाहे हमने जंगल खत्म किए हों या फिर हमने जंगलों के खत्म करने के साथ साथ जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उसके लिए हमारा जो अनियमित विकास हुआ है, जिसे हम कहीं से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, टिकाऊ विकास नहीं कहेंगे, और उसके परिणाम स्वरूप आपने अभी देखा था पिछले सप्ताह मुंबई में बड़ी भीषण बारिश हुई थी। तो मुंबई में भी यही दिक्कत देखने को मिली और अब लगभग हर जगह ये दिक्कत भविष्य में देखने को मिलेगी क्योंकि हमने ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया है। जो हमारी पुरानी संस्कृति के अनुसार पानी का एक बहाव होता था, पानी का एक सही सिस्टम के साथ जाता था, वो तो हमने खत्म कर दिया। वहां जगह जगह हमने चेक डैम बना दिए, बांध बना दिए, रोक दिया। तो ये और नदियों को भी देखो, जैसे मैं लखनऊ से जुड़ा हूँ, अब लखनऊ में देखिए गोमती नदी है, गोमती नदी के दोनों तरफ रिवर फ्रंट बना दिया। अरे कोई नदी का एक अपना स्वभाव होता है जो खिलखिलाते हुए लहलहाते हुए बहती है, उसको आपने संकीर्ण कर दिया, दोनों तरफ से आपने बिल्कुल एक रास्ते के रूप में तब्दील कर दिया, एक नाले के रूप में तब्दील कर दिया। तो ये अधिकार किसने इंसान को दिया है
ये हमें सोचना पड़ेगा कि नदियों को जो हम मुख मोड़ देते हैं, उनका जो स्वभाव है उनको बदल देते हैं, तालाबों को खत्म कर देते हैं, वेटलैंड को खत्म कर रहे हैं, जंगल को खत्म कर रहे हैं, और उसी के तबाही के रूप में हमें आपको ये भारी बारिश नजर आ रही। बिल्कुल। घनश्याम चौरसिया भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से बारिश के वहां पर हालात है। घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश की लगातार यहाँ पर बात की जा रही है, आफत बनकर बारिश वहां पर बरस रही है, तो उत्तर प्रदेश के इस वक्त क्या हालात है? बिल्कुल, लगभग 14 ऐसे पूर्वांचल के जिले हैं जहां पे इस समय हालत बदतर है, और पिछले लगभग 12-13 घंटे से जो गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और सिद्धार्थनगर के आसपास जो तेजी से बारिश हो रही है, उसके बाद वहां पे लबालब भरे हुए हैं पानी। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आवागमन एकदम ध्वस्त हो चुका है। दिक्कत है, एकदम कटोरे की तरह भर जाता है पूर्वांचल अगर, और उसके साथ साथ लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी जो है हरिद्वार से छोड़ा गया है गंगा नदी में, जिसके चलते ये 15-16 जो डिस्ट्रिक्ट है ये पूर्वांचल से सटे हुए, खास लखीमपुर से लेकर के जो है सिद्धार्थनगर तक, वो पूरी तरीके से जो इससे मिलती जुलती 6 जो नदियां हैं, चाहे वो कोसी हो, गंडक हो, ये सब सारी चीजें अपने उफान पे है, और लगभग हजारों एकड़ जो फसल थे किसानों के वो बर्बाद हो चुके हैं। बरसात तो बरसात, उसके साथ साथ ये जो नदी में पानी छोड़े जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, कारण जो भी हो मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये काफी कुछ हद से ज्यादा नुकसान करता है किसानों को लेकर के। जो बरसात हो रही है उससे तो दिक्कत तो जो है सो है ये है, लेकिन ये जो पानी छोड़ी जाती है तो जो बहाव इतना तेजी से तेज होता है, क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर भी है, इधर हरिद्वार है, और इधर बिहार में लगातार बारिश हो रही है, उधर से कोसी और जो नदियां हैं वो पूरी तरीके से उफान हो गई है। तो बीच में जब तीनों तरफ से जब वो बीच में पड़ता है, पूर्वांचल पूरी तरीके से वो भर जाता है, और खामियाजा अभी भी वहाँ की जो आम जनमानस है, वहाँ के जो किसान है अभी भी भुगत रहे हैं, और हालत बद से बदतर हो गई है। वहाँ पे पानी निकलने के लिए कहीं रास्ता नहीं है, चारों तरफ से पानी आ रहा है, ऊपर से पानी बरस रहा है, फिर लोग कहाँ जाए, बस अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप बेवजह बाहर नहीं निकले, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। घनश्याम जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आप यहाँ पर बात बता रहे हैं और पानी निकलने की जगह वहां पर नहीं बची है, फिलहाल अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा और क्या कुछ प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं? चूंकि बारिश वहां पर बहुत हो रही है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, फसल पूरी चौपट हो गई होगी, तो उसके लिए फिर और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अंशुल, अगर हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग के अधिकारी हो, जिला प्रशासन हो, तो साफ तौर पे वो कहते हैं कि हम पानी निकलने की व्यवस्था कर रहे हैं, हम जो है बांध बनाते हैं। हर साल ये बांध बनती है, नरेगा की तरह है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये अपवाद है बरसात को लेकर के। लगभग उत्तर प्रदेश की बात करें कि ये हर साल बाद में करोड़ों रुपए खर्च करती है अधिकारी, और करोड़ों रुपए खर्च करके जो है उस बांध को बनाते हैं, सरकार पैसे रिलीज करती है, और उसके बाद वो बांध टूट जाता है। एक बार का बारिश वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, टूट जाता है और लबालब बढ़ जाता है। हर बार पानी बरसेगा, जो है बंधक टूटेगी, फिर बंधक बनेगी, फिर बंधक टूटेगी, ये बार का हर साल का यही नतीजा होता है। और कारण तो आपको पता है कि तेजी से जो चौतरफा वहाँ पे पानी आता है, लेकिन उस बंधक इतना कमजोर क्यों बनाया जाता है? वहाँ पे परमानेंटली अधिकारी ऐसा खाका क्यों नहीं तैयार करते हैं कि उस बांध को रोका जा सके, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसे मजबूत किया जा सके? हर साल का होता है, मुआवजा दे देते हैं, फिर लिस्ट बनाते हैं, मुआवजा दे देते हैं किसानों को, चाहे 2 का 4, 4 का 2 करके, फिर अगली बार करोड़ों का सैंक्शन करते हैं सरकार से, बांध दिखा करके और जल प्रलय दिखा करके, पिछले आंकड़ों को दिखा करके फिर बनाते हैं। फिर वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसी डर्रे पे बार बार वो मिट्टी का घर बनाना और बरसात में गिर जाना। जैसे मनरेगा में चक्रोड़ बनता है गाँव में, हमेशा भ्रष्टाचार के लिए लिप्त होता है कि बरसात के पहले मनरेगा की तरह करोड़ों रुपए लगा करके चक्रोड़ बनेगा खेतों में, फिर बरसात होगी, फिर बह जाएगा, फिर काम लगाओ, फिर पैसे बहाओ, ऐसे पानियों की तरह पैसे बहा दिए जाते हैं, लेकिन उसका 1% भी उसका सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो पाता है। नतीजा ये होता है कि लोग बद से बदतर स्थिति जीते हैं, और लोग डरे सहमे रहते हैं कि कब घर गिर जा रहा है, कब उनके पानी, शाम को सोते हैं, रात में पता चलता है उनके घर के अंदर पूरे पानी भरा हुआ है, निकलने के लिए जगह नहीं है। जो जानवर जो है, उनके जो पशु होते हैं, तैरने लगते हैं। बिल्कुल घनश्याम जी।
बिल्कुल, हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। वैभव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर अभी बात की जा रही है, हमने उत्तर प्रदेश में जो हमारे संवाददाता हैं उनसे यहाँ पर बातचीत की, उन्होंने कहा एक चीज हम यहाँ पे भी जानना चाहेंगे कि वैसे तो दिल्ली में अभी इस तरीके की बारिश यहाँ पर हो नहीं रही है, हल्की बारिश की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है, लेकिन अगर भारी बारिश वहां पर होती है तो क्या प्रशासन ने उसके पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए हुए हैं, या वहां पर भी इस तरीके का भ्रष्टाचार देखने को मिलता होगा? देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करें तो जिस तरह से भारी बारिश हुई थी, तो दिल्ली की जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल सरकार, वो लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं पानी निकालने के लिए हर वो व्यवस्था कर सकता हूँ, हर वो व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन असल में जब हैवी रेनफॉल शुरू होता है तो सिर्फ दावे ही रहते हैं। एक्चुअल में सिर्फ ये रिटर्न में लिखा जाता है। अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो कुछ भी नहीं है। हालांकि जिस तरह से अभी पिछली बार जिस तरह से बारिश हुई थी और जो हथेलीकुंड बैराज में, जो हरियाणा का हथेलीकुंड बैराज है, वहां से 6 लाख क्यूसेक टन पानी छोड़ा गया था। उसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ की स्थिति थी वो भयावह हो गई थी। और लेकिन लगातार जो निचले इलाके के जो लोग हैं उनको बाहर किया गया था। लेकिन वहां पे आज देखिए, क्योंकि दिल्ली जो है थोड़ी ऊंचाई पे है, लेकिन हरियाणा उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हरियाणा उत्तराखंड में अगर कोई भारी बारिश होती है तो हरियाणा से होते हुए दिल्ली आती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके जो सरकार के जो दावे होते हैं वो विफल हैं। लेकिन अगर बात करें कि जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि अभी तो मानसून आए नहीं, लेकिन जब आएगा तो बहुत हैवी रेनफॉल होगी। लेकिन जब हैवी रेनफॉल होगी तो वहाँ दिल्ली की स्थिति ये है कि यहाँ पे लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। जैसे वे सहयोगी उत्तर प्रदेश के जहाँ में बता रहे थे, जिस तरह से कि उत्तर प्रदेश की वो हालत है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश तो बड़ा जिला है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अगर हम बात करें दिल्ली की, यहाँ की टोटल 2 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन 2 करोड़ की जनसंख्या में भी दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे संभाल नहीं पा रही है। चाहे वो कोरोना की बात किया जाए, चाहे मौसम की बात किया जाए, लगातार जिस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, जिस तरह से पिछले साल की बात हुई, जिस तरह से हथेलीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था, वहां पे दिल्ली की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। इतनी ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो गई थी, पानी का जो बहाव था वो इतनी तेज हो गई थी जिससे यातायात हैवी बात अभी और ठप होगा। क्योंकि दिल्ली की जो कहीं जाने वाली सीपी है, आप सीपी की बात कर लीजिए, वो पूरा पानी से भरा हुआ था। आप चाणक्यपुरी की बात कर लीजिए, जितने भी पॉश एरिया है दिल्ली के, हालांकि दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट की यही हालत है कि अगर ज्यादा बारिश हो गई या 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर कहीं बारिश हो जाती है तो दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की लगातार जो बात यहाँ पर की जा रही थी वो सामने आई है। सुशील द्विवेदी जी, आप एक पर्यावरणविद भी हैं, तो आपसे जो सवाल मेरा यह है कि ये जो आफत की बारिश बरस रही है, तो क्या प्रकृति ये दिखाना चाहती है कि जो आपने यहाँ पर किया है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ लगातार काटे गए हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि जो जमीन जो सोखने का जो काम करते थे, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जितनी जड़ जो रहती थी वो पानी को सोख लिया करती थी, वो पानी को बांध के रखा करती थी। अब पेड़ ही नहीं बचे तो पानी बह जाता है, लेकिन अब वो धरती में भी नहीं समा पा रहा है। तो क्या प्रकृति ये दिखाना चाहती है कि जिस तरीके से जो आपने किया है उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्रकृति हम और आपके लिए ही है, और जब हमने प्रकृति को बर्बाद कर दिया तो हमारे आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट या प्रकृति का जो तांडव है वो देखने को मिलेगा। और ये वैसे हर साल आपने देखा होगा, जुलाई के अंत से लेकर अगस्त तक ऐसा कुछ देखने को मिलता था, जब मानसून तबाही मचाता था, नदियां उफान पर होती थी, सैकड़ों गांव से संपर्क टूट जाता था, लाखों लोग बेघर हो जाते थे। लेकिन इस बार कुछ जल्दी बस देखने को हमें और आपको मिल रहा है। तो बस एक ये अंतर है। और दूसरा, भारतीय मौसम विभाग के अगर देखें तो भारतीय मौसम विभाग ने अलग अलग कलर कोडिंग से लोगों को अभी चेता दिया है। जैसे अभी ऑरेंज अलर्ट हुआ है जी, तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि आप तैयार रहें, मतलब आपके इसके बाद रेड अलर्ट की बारी आती है। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि मौसम की मांग है कि अब आप खराब मौसम के लिए तैयार हो जाएं, और अगर मौसम थोड़ा ही करवट लेगा तो इसका सीधा सीधा जनजीवन पर असर पड़ सकता है। खराब मौसम के लिए हमें और आपको यात्राएं, कामकाज या स्कूल, बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, जो तो कोरोना काल में वैसे ही बंद है। हो सकता है कि अभी अगर ज्यादा बारिश हुई तो रेड अलर्ट भी देखने को मिलेगा, और उस रेड अलर्ट का मतलब ही यही होता है कि हमें जान माल की सुरक्षा करने का समय आ गया है। अर्थात खतरे के जोन में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए।
और अगर सिंपली येलो अलर्ट अगर होता है, नॉर्मली कम बारिश में होता है, तो ये लोगों को कलर अलर्ट को भी समझने की जरूरत है। जैसे कि अभी ऑरेंज अलर्ट का मामला चल रहा है, तो लोगों को सतर्क होना चाहिए कि इसके बाद अगर स्थिति बिगड़ेगी तो रेड अलर्ट में चले जाएंगे। और लोगों को आज आपके माध्यम से मैं ये बात सेंसिटाइज करवाना चाहूंगा कि अब वो समय आ गया है कि आपको कहीं ना कहीं से अपने आदतों को बदलना होगा। अपने आपके जो आपके विकास के जो आपने बनाए हुए हैं ढंग, उन्हें आपको बदलना होगा, नहीं तो अपने आप की बर्बादी के लिए आप तैयार हो जाएं। बिल्कुल। तो यहाँ पर सुशील जी एक बात और आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कुछ देर पहले भी जिक्र भी किया था कि जब जल, जंगल और जमीन पर अगर कब्जा किया गया है तो इस तरीके की चीजें जो है वो तो यहाँ पर सामने आएगी। सिर्फ हम बारिश की बात अगर ले लेते हैं, बारिश आप देख लीजिए तो बारिश यहाँ पर लगातार आफत की बारिश जो है वो बनकर बरस रही है। अब प्रकृति के साथ में अगर हम खिलवाड़ करने की बात करें तो ऐसी भीषण गर्मी भी कई बार ऐसी पड़ती है कि लोगों को समझ में आ जाता है। अब ठंड की है तो मतलब जिस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो प्रकृति बार बार ये बता देगी कि मेरे साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। ये तो बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई। लेकिन जिस तरीके से जो लाइफस्टाइल अभी लोगों ने कर ली है, तो ये जो कहर है, प्रकृति का कहर से अगर बचना है इंसान को तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, हमें आपको कुछ अब अपने जीवन में कुछ सुधार करने पड़ेंगे, कुछ नेगोशिएशन करने पड़ेंगे, कुछ प्रण करने पड़ेंगे कि हमें अपने जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ या तीज त्योहार पर लोगों को पेड़ देने पड़ेंगे या पेड़ लगाने पड़ेंगे और उन पेड़ों की रक्षा करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हमारे आसपास सब जगह हमको सीमेंट रूपी जो जंगल हम लोगों ने तैयार कर लिया है, इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। प्राकृतिक जल प्रबंधन के जो सोर्स हैं, चाहे वो हमारे तालाब हो सकते हैं, चाहे वो छोटी छोटी बरसाती नदियां हो सकती हैं, या बड़ी नदियों में जो अत्यधिक खनन हो रहा है, चाहे बुंदेलखंड से लेके कहीं भी भारत देश के अलग अलग हिस्सों में, उसमें भी हमें अब विचार रखना पड़ेगा। विशेषकर सरकार को जो नियम है उनका कड़ाई से पालन करवाना पड़ेगा। साथ में अपनी ऊर्जा की जरूरतों को कम से कम, जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करना पड़ेगा। हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग अनियमित रूप से बेइंतहा ऊर्जा की बर्बादी करते हैं, और ऊर्जा की बर्बादी मतलब ज्यादा कोयला जलाया जाना और थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का निकलना। और ग्रीन हाउस गैस जब निकलेंगी तो धरती का जो देखते हैं तापमान बढ़ेगा, धरती को बुखार आता है, और उससे क्लाइमेट चेंज, जिसके रूप में हम जलवायु परिवर्तन के रूप में ये घटना देख रहे हैं कि ज्यादा बारिश आ जाना। बारिश के साथ साथ पिछली साल हम लोगों ने देखा था कि हमारे देश में टिड्डियों का अटैक हुआ था, मतलब लोकस्ट अटैक, ये सब भी नई नई जूनोटिक डिजीज भी। तो हमें कुल मिला के ऐसी पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी जिसमें हम अपनी जरूरतों के लिए ही जितनी जरूरतें हैं उतना प्रकृति से लें, और प्रकृति के लिए आगे संसाधनों को लगाएं, संसाधनों को बढ़ाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी खुशहाल धरती मिल सके, ना कि ऐसी धरती जिसपे अनियमित बारिश या अनियमित सूखा या एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडक, मतलब रहने योग्य वातावरण रह सके। बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ पर निकलकर सामने आया है कि बारिश जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति अपने आप को बताना चाह रही है कि हमने उसका कितना दोहन किया है, और उसका एक ही कारण बस अब यही, अगर इससे बचना है तो सबसे बड़ा कारण आपने बताया है कि वृक्षारोपण है। बहुत अच्छी चर्चा ये रही, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका भी। वैभव श्रीवास्तव, घनश्याम चौरसिया, आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और पूरी चर्चा में यहाँ पर शामिल हुए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत। तो बारिश किस तरीके से लोगों को आफत बनकर बरस रही है, कहां पर राहत दे रही है, इस पर हमने बात की। और बारिश जो है वो क्यों बरसी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही लोग कारण हैं। हमने ही प्रकृति का इतना दोहन किया है कि अब प्रकृति जो है वो अपना प्रकोप दिखाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। चाहे बारिश की बात कर लें, गर्मी की या ठंड की। लेकिन बारिश की अगर बात करें तो बिहार इस वक्त पूरे तरीके से जलमग्न है। उत्तर प्रदेश भी पूरी तरीके से मानसून से सराबोर है। बिहार में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और रविवार की सुबह से भी अब तक जारी है। वहीं अगर कई इलाके वहां पर देखे जाएं तो काफी जलभराव की स्थिति है। वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को घर में रहने की समझाइश भी दी जा रही है। लेकिन अगर प्रकृति से आपको दोस्ती करनी है, अगर प्रकृति को आपको बचाना है तो आपको वृक्षारोपण करना पड़ेगा। और जिस तरीके से प्रकृति का कहर हर मौसम में देखने को मिलता है, उससे बचना है तो वृक्षारोपण ही इसका एकमात्र उपाय है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।